अब 5 सवाल एक एक करके पूरा हल करके। इनमें से 3 असली गेट पेपर्स से हैं और हर आंसर ऑफिशियल की से मिलाया हुआ है। बाकी 2 उसी एग्जाम स्टाइल में बने हैं और उनके जवाब पाइथन से गिनकर पक्के किए गए हैं। पहला हल्का है, बीच वाले एग्जाम लेवल के हैं और 5वां जानबूझकर गेट से भी कड़ा रखा गया है ताकि असली पेपर आसान लगे। हर सवाल पर पहले स्टेटमेंट आएगा, फिर आप वीडियो रोककर खुद कोशिश कीजिए और हर बार पहला काम एक ही रहेगा, सैंपल स्पेस लिखना। पहला सवाल वार्म अप। नाट है यानी जवाब टाइप करना है और ऑप्शंस का सहारा नहीं मिलेगा। तो फेयर डाइस इंडिपेंडेंटली फेंके गए हैं। निकालना है दोनों नंबर्स का सम एटलीस्ट 10 होने की प्रोबेबिलिटी 3 डेसिमल प्लेसेस तक। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए और शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, मेरा सैंपल स्पेस क्या है? सम्स की लिस्ट या डाइस के जोड़ों की लिस्ट? यही एक फैसला पूरा जवाब तय कर देगा। सैंपल स्पेस है डाइस के ऑर्डर्ड जोड़े। पहला डाई 6 तरह से आ सकता है, दूसरा भी 6 तरह से, तो कुल 36 आउटकम्स और सब इक्वली लाइकली। अब फेवरेबल आउटकम्स को सम के हिसाब से छांटिए। सम 10 3 तरीकों से बनता है, 4 और 6, 5 और 5, 6 और 4। सम 11 2 तरीकों से 5 और 6 या 6 और 5, और सम 12 सिर्फ एक तरीके से 6 और 6। जोड़िए तो फेवरेबल आउटकम्स हुए 6। प्रोबेबिलिटी है 6/36 यानी 0.167। यही टाइप कीजिए। ध्यान दीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं लगा, बस सैंपल स्पेस लिखा और गिन लिया। अब वो जाल जिसमें यह सवाल गिराना चाहता है, जल्दबाजी में दिमाग कहता है सम्स टू से 12 तक है यानी 11 पॉसिबिलिटीज और उनमें से 10, 11, 12 चाहिए, तो जवाब 3/11 यानी 0.273। ये पूरी तरह गलत है। वजह 4 और 6 वाला आउटकम और 6 और 4 वाला आउटकम अलग अलग चीजें हैं। उन्हें एक ही सम के नीचे मिला देने पर वो बराबरी टूट जाती है जिस पर पूरा हिसाब टिका था। याद रखिए, यूनिफॉर्म सैंपल स्पेस हमेशा 36 ऑर्डर जोड़े हैं, सम्स कभी नहीं। और इससे बड़ा पैटर्न ये है, सैंपल स्पेस वो है जो एक्सपेरिमेंट असल में करता है, वो नहीं जो आप उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। सम एक रिपोर्ट है, डाइस की जोड़ी असलियत। अगले सवाल से पहले एक तस्वीर, क्योंकि पूरा हल इसी में छिपा है। एक ट्रे में सैकड़ों डाइस भरे हैं। अब कोई पूछे, इनमें कहीं ना कहीं फेस 1 दिख रहा है क्या? सीधे गिनने चलेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। एक डाई पर 1 हो सकता है, या 2 पर, या 50 पर। लेकिन उल्टा सवाल एक सेकंड में हल हो जाता है। क्या किसी भी डाई पर 1 नहीं है? उसके लिए हर डाई को बाकी 5 फेसेस में से कुछ भी दिखाना है, बस। एटलीस्ट 1 वाले सवाल में हमेशा यही कीजिए, उल्टा गिनिए। दूसरा सवाल 2025 का क्वेश्चन 45, MCQ 2 मार्क्स। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में 100 फेयर डाइस फेंके जाते हैं। इवेंट आ है, इनमें से एटलीस्ट 1 डाई पर फेस 1 दिखे। ऑप्शन आ कहता है P ऑफ A बराबर 0। ऑप्शन बी कहता है बराबर 1। ऑप्शन सी कहता है 1 माइनस 5/6 की पावर 100। और ऑप्शन डी कहता है सिर्फ 5/6 की पावर 100। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। पहले सैंपल स्पेस का साइज लिखिए। पहले सैंपल स्पेस, हर डाई के 6 नतीजे और डाइस आपस में आजाद, तो कुल आउटकम्स 6 की पावर 100। ये नंबर लिखा नहीं जा सकता, पर उसे नाम दे देना काफी है। अब अ को सीधे मत गिनिए, अ कॉम्प्लीमेंट लीजिए, यानी वो हालत जहां किसी भी डाई पर 1 नहीं आया। ऐसे आउटकम्स में हर डाई को बाकी 5 फेसेस में से कोई एक दिखाना है, तो गिनती है 5 की पावर 100। भाग देने पर P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट बनता है 5/6 होल की पावर 100। अब कॉम्प्लीमेंट रूल लगाइए जो टॉपिक वीडियो में एक्सियम से निकला था।
P ऑफ A बराबर 1 माइनस 5/6 की पावर 100। यही ऑप्शन सी है। वैल्यू देखिए, 5/6 की पावर 100 लगभग 0.00000012 है, बेहद छोटा। तो P ऑफ A लगभग 0.99999999.5 के बहुत करीब, पर बराबर नहीं। ऑफिशियल की भी सी है। जाल देखिए, ऑप्शन बी सबसे ज्यादा फंसाता है, क्योंकि वैल्यू देखने में 1 जैसी ही लगती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है घटना पक्की है। और यहां एक आउटकम ऐसा मौजूद है जहां हर डाई पर 2 से 6 के बीच कुछ आता है और 1 कहीं नहीं। एक भी ऐसा आउटकम बचा हो तो प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हो सकती। ऑप्शन डी और सीधा जाल है, वो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है, यानी रास्ते में निकली चीज को ही आंसर समझ लेना। और एक तीसरी गलती, 100 डाइस, हर एक का चांस 1/6, तो जोड़ दीजिए 16 से ऊपर प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, इसलिए यह रास्ता वहीं मर जाता है। तीसरा सवाल, 2026 का क्वेश्चन 20, MCQ 2 मार्क्स। एक प्रोग्राम समीकरण n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 बराबर 20 का एक रैंडम सोल्यूशन देता है, जिसमें हर n नॉन नेगेटिव इंटीजर है और हर सोल्यूशन इक्वली लाइकली। पूछा है, इस सोल्यूशन में चारों n के पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑप्शन आ है 19c3/23c3, ऑप्शन बी है 20c4/24c4, ऑप्शन सी है 20c3/23c3 और ऑप्शन डी है 19c4/24c4। यहां सैंपल स्पेस कोई डाइस नहीं, सैंपल स्पेस खुद सॉल्यूशंस का सेट है। इसे तस्वीर से पकड़िए, 20 एक जैसे कंचे एक लाइन में रखे हैं और उनके बीच 3 पतले डिवाइडर खड़े कर दिए गए हैं। ये डिवाइडर पूरी लाइन को 4 हिस्सों में बांट देते हैं और वही हिस्से n1 से n4 हैं। तो एक सॉल्यूशन चुनना और डिवाइडर रखने की जगहें चुनना बिल्कुल एक ही काम है। इसे स्टार्स एंड बार्स कहते हैं। अब सवाल सीधा हो गया, कुल कितनी तरह से डिवाइडर रखे जा सकते हैं और उनमें से कितनी तरह ऐसी हैं जहां कोई हिस्सा खाली न रहे? पहले डिनोमिनेटर, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस की गिनती स्टार्स एंड बार्स से आती है, 23c3 यानी 1771। यही सैंपल स्पेस है। अब न्यूमरेटर, चारों को पॉजिटिव चाहिए, यानी हर एक कम से कम 1, तो हर n में से एक निकालकर नया वेरिएबल m बना लीजिए, जहां m बराबर n-1। अब हर m नॉन नेगेटिव है, चारों में से एक एक निकला, यानी कुल 4, तो m वालों का जोड़ बचता है 16। गिनती फिर वही फॉर्मूला देगा, 19c3 यानी 969, तो प्रोबेबिलिटी है 969/1771, यानी लगभग 0.547। यही ऑप्शन आ है। भरोसे के लिए मैंने पाइथन में सारे सॉल्यूशंस एक एक गिने भी, कुल 1771, उनमें 969 पूरी तरह पॉजिटिव। फॉर्मूला और गिनती एक ही जगह मिले। ऑफिशियल की भी आ है। अब असली जाल, और वो कैलकुलेशन में नहीं, चॉइस में है। सही सैंपल स्पेस वही है जो क्वेश्चन ने बताया, सारे नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस, हर एक इक्वली लाइकली, इसीलिए फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल चल पाया। अब गलत रास्ता देखिए। मान लीजिए किसी ने सोचा कि n1 की वैल्यूज 0 से 20 तक है, तो 21 पॉसिबिलिटीज और हर एक बराबर। ये गलत है। n1 बराबर 0 होने पर बाकी 3 को 20 बांटने के 231 तरीके हैं, जबकि n1 बराबर 20 होने पर सिर्फ एक बराबरी है ही नहीं। तीसरी लाइन में एक और चेतावनी, यहां यूनिट्स एक जैसी हैं, पर चारों स्लॉट्स अलग अलग हैं। किसे आइडेंटिकल मानना है, ये उलटते ही पूरी गिनती बदल जाती है। पैटर्न ये है, जब क्वेश्चन कहे रैंडम सॉल्यूशन या रैंडमली चोजन, तो सबसे पहले पूछिए किस लिस्ट पर यूनिफॉर्म। वही लिस्ट आपका डिनोमिनेटर है। अगला सवाल एक और तरह का सैंपल स्पेस लाता है। एक लंबी शेल्फ पर एक जैसे बहुत सारे बक्से रखे हैं और उनमें से कुछ आगे खींच लिए गए हैं। जो आगे खींचे गए वही आपका चोजन सबसेट है। अब गिनिए कि ऐसा करने के
कितने तरीके हैं। हर बक्से के लिए 2 ही विकल्प हैं, खींच लीजिए या छोड़ दीजिए, और ये फैसले एक दूसरे से आजाद हैं। इसलिए n बक्सों के कुल सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। यही अगले सवाल का सैंपल स्पेस है, बस उसमें एक छोटी सी शर्त और जुड़ेगी। चौथा सवाल 2026 का क्वेश्चन 19, MCQ 2 मार्क्स। सेट एस में 1 से 2026 तक के सारे नंबर्स हैं। उसमें से एक नॉन एम्प्टी सबसेट m रैंडमली चुना जाता है। पूछा है m के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन होने की प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन आ है 2 की पावर 1013 इंटू उसी में से 1 घटाकर, पूरे को 2 की पावर 2026 से भाग। ऑप्शन बी है सिर्फ 2 की पावर 1013 बटा 2 की पावर 2026, और ऑप्शन डी है 1 बटा 2 की पावर 2026 माइनस 1। ऑप्शन सी वही है जो अ था, बस डिनोमिनेटर में 1 घटा हुआ। गौर कीजिए, आ और सी में फ्रॉक सिर्फ एक छोटे से -1 का है। पहले सैंपल स्पेस का साइज। कुल सबसेट्स 2 की पावर 2026 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने साफ कहा नॉन एम्प्टी, इसलिए खाली वाला एक हटाइए, बचता है 2 की पावर 2026 माइनस 1। अब न्यूमरेटर सीधे मत गिनिए। इवन प्रोडक्ट का मतलब है m में कम से कम एक इवन नंबर हो। ये एटलीस्ट 1 वाला ढांचा है, तो कॉम्प्लीमेंट लीजिए। प्रोडक्ट ऑड, यानी हर एलिमेंट ऑड। 1 से 2026 तक ऑड नंबर्स कितने हैं? ठीक, 1013। इन्हीं से बने सबसेट्स की गिनती 2 की पावर 513 है, और उसमें से भी खाली वाला हटाना है। अब घटाइए, दोनों -1 आपस में कट जाते हैं, और ऊपर बचता है 2 की पावर 2026 माइनस 2 की पावर 1013। आखिर में ऊपर से 2 की पावर 1013 बाहर निकाल लीजिए। मिलता है ऑप्शन सी। ऑफिशियल की भी सी ही है, और मैंने इसे छोटे सेट्स पर ब्रूट फोर्स से भी जांचा। हर बार फॉर्मूला बिल्कुल सही निकला। अब वो जाल जिसके लिए यह सवाल बनाया ही गया था। ऑप्शन आ और ऑप्शन सी में गिनती का काम एक जैसा है। फ्रॉक सिर्फ उन -1 का, और वो क्वेश्चन के एक ही शब्द से आते हैं, नॉन एम्प्टी। उस शब्द को पढ़कर भी अनदेखा कर दिया तो सारी मेहनत सही होते हुए भी ऑप्शन आ पर जाकर गिर जाएगी। गेट को यह तरीका बहुत पसंद है, पूरा सवाल एक शब्द पर टिका देना। और दूसरी सीख, इवन प्रोडक्ट का मतलब हर एलिमेंट इवन होना नहीं, सिर्फ एक इवन काफी है। इसलिए सीधे गिनना भारी पड़ता है और कॉम्प्लीमेंट हल्का। और अब 5वां सवाल, जानबूझकर गेट से कड़ा। MSQ है 2 मार्क्स, और MSQ में हर ऑप्शन अलग से जांचना पड़ता है। दिया सिर्फ इतना है, आ और बी एक ही एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स हैं। P ऑफ A बराबर 0.6, P ऑफ B बराबर 0.5, और कुछ नहीं। पूछा है कौन से स्टेटमेंट्स हमेशा सच हैं। ऑप्शन आ कहता है A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकते। ऑप्शन बी कहता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B कम से कम 0.1 होगा। ऑप्शन सी कहता है वो ठीक 0.3 है, और ऑप्शन डी कहता है P ऑफ A यूनियन B बराबर 1.1। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। यहां हमेशा शब्द ही असली सवाल है। शुरुआत इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। P ऑफ A यूनियन B बराबर 0.6 प्लस 0.5 माइनस इंटरसेक्शन, यानी 1.1 माइनस इंटरसेक्शन। अब एक्सियोम्स लगाइए। कोई प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए 1.1 माइनस इंटरसेक्शन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। सीधा कीजिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कम से कम 0.1। ऑप्शन बी सही। और चूंकि इंटरसेक्शन कम से कम 0.1 है, वो 0 हो ही नहीं सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इंटरसेक्शन 0, इसलिए ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकते। ऑप्शन आ भी सही। अब ऑप्शन सी, 0.6 इंटू 0.5 बराबर 0.3 जरूर होता है, पर यह गुणा तभी वैलिड है
जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो और क्वेश्चन ने वो कहा ही नहीं। इसलिए सी हमेशा सच नहीं, गलत। ऑप्शन डी सबसे तेजी से गिरता है, 1.11 से बड़ा है और एक्सियम 2 इसकी इजाजत नहीं देता। तो सही आंसर है अ और बी। ये तस्वीर दिखाती है कि सवाल असल में क्या पूछ रहा था। बाएं जोड़े में ओवरलैप जितना कम हो सकता था उतना कम है, और दाएं जोड़े में छोटी डिस्क पूरी की पूरी बड़ी वाली के अंदर है, यानी ओवरलैप जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा। दोनों तस्वीरों में हर डिस्क का साइज वही है, यानी P ऑफ A और P ऑफ B तय होने के बाद भी इंटरसेक्शन एक जगह जमा नहीं होता, वो एक रेंज में घूमता है। सवाल यही जांच रहा था कि उस रेंज के सिरे आपको मालूम है या नहीं। अब इसे गेट से एक कदम आगे ले जाते हैं। टेबल में हर दावे को अलग से तौलेंगे। पहली लाइन, इंटरसेक्शन कम से कम 0.1 है, क्योंकि यूनियन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा सच। दूसरी लाइन, इंटरसेक्शन ज्यादा से ज्यादा 0.5, क्योंकि अ इंटरसेक्शन बी पूरा बी के अंदर है और मोनोटोनिसिटी कहती है वो बी से बड़ा नहीं हो सकता, ये भी हमेशा सच। तीसरी लाइन, 0.3 तभी आता है जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों, और चौथी, इंटरसेक्शन 0 हो ही नहीं सकता। इन सिरों को मिलाकर रूल बनता है, इंटरसेक्शन हमेशा मैक्स ऑफ 0 एंड P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस 1 से लेकर मिन ऑफ P ऑफ A एंड P ऑफ B के बीच रहता है। दोनों सिरे सच में मुमकिन है, इसलिए इससे तंग रेंज कोई नहीं दे सकता। ये एक लाइन MSQ में आधे ऑप्शंस काट देती है। पांचों निपट गए। दोहरा लीजिए। पहला, यूनिफॉर्म सैंपल स्पेस वो है जो एक्सपेरिमेंट करता है, डाइस के 36 जोड़े, सम्स नहीं। दूसरा, एटलीस्ट 1 दिखते ही कॉम्प्लीमेंट पर जाइए और ये मत मान लीजिए कि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। तीसरा, रैंडम सॉल्यूशन जैसे शब्दों में सबसे पहले पूछिए कि यूनिफॉर्म किस लिस्ट पर है। चौथा, नॉन एम्प्टी जैसा एक शब्द ऊपर और नीचे दोनों जगह एक एक घटा देता है और वही सही ऑप्शन तय करता है। और पांचवा, इंटरसेक्शन एक रेंज में रहता है, उसे पिन करने के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए, जो बिना कहे कभी मत मानिए।